आज संविधान के अंतर्गत आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मैं मौलिक अधिकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में है। देखिए, इसके पहले भारतीय संविधान में हम आप लोगों को अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक बता चुका हूँ। इतना याद रखिएगा कि संविधान के भाग 1 में प्रस्तावना का वर्णन है, भाग 2 पढ़ा चुका हूँ। भाग 2 में कहाँ का वर्णन है? नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लेकर मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यानी यूएसए के संविधान से क्या किया गया है? ग्रहण किया गया है। मौलिक अधिकारों में सबसे पहले हम चर्चा करना चाहते हैं अनुच्छेद 12 और 13 का। अनुच्छेद 12 और कितना का? 13 का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 12 और 13 में, अनुच्छेद 12 में राज्यों का परिभाषा है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्यों की परिभाषा है, और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है। यानी आपको पूछा जाए कि 12-13 क्या है, तो आप बोल दीजिएगा कि मौलिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में राज्यों की परिभाषा और मौलिक अधिकारों का जो परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद कितना में दिया गया है? 12 और 13 में दिया गया है। अनुच्छेद है क्या? 12 राज्यों का परिभाषा है, 13 में क्या है? संविधान में यह लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ ऐसे मूलभूत अधिकार जो भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है और प्रत्येक नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए वैसे अधिकार जरूरी होंगे। वैसे अधिकार को कौन अधिकार कहा जाता है? मौलिक अधिकार। देखो बच्चों, मौलिक अधिकार केवल हम लोगों को अधिकार ही नहीं देता है, बल्कि यह अधिकारों की सुरक्षा की भी गारंटी देता है। यह अनुच्छेद 13 में वर्णन है, क्योंकि उसमें वर्णन है कि किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के अधिकार से वंचित कर दिया जाए तो इसके खिलाफ वह व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट तक की शरण ले सकता है। तो इसका मतलब है कि जो मौलिक अधिकार होता है वो न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। न्यायालय में परिवर्तनीय का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ वह व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। तो अनुच्छेद 13 जो है वो केवल हमारे विकास की गति और दिशा ही निर्धारित नहीं करती है, बल्कि अनुच्छेद 13 जो होता है वह किसी व्यक्ति को अधिकारों के प्रति जागरूक भी करती है। और अनुच्छेद 13 हर व्यक्ति की अधिकारों की रक्षा का गारंटी भी लेता है। यह वर्णन कितना में है? अनुच्छेद 13 में आपको दिया गया है। तो 12-13 आप लोगों को कन्फर्म हो गया। देखिए, मूल संविधान जो था, मूल संविधानों में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन 44वीं अनुसूची द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क में, अनुच्छेद कितना में? 300 कितना में शामिल कर दिया गया है? क में शामिल कर लिया गया है। और संपत्ति के अधिकार को हटाने जाने के कारण अब मौलिक अधिकारों की संख्या केवल कितनी बच गई है? 6 बच गई है। तो 300 के में शामिल कर दिया गया है। अगर पूछा दिया जाए कि सर अब मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार की श्रेणी में रखा गया है सर? तो संपत्ति के अधिकार को रखा गया है, अब संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। अब संपत्ति का अधिकार केवल किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार होगा या वह वैधानिक अधिकार होगा। संपत्ति, याद पॉइंट नोट कर लेना कि संपत्ति का अधिकार अब सिर्फ कानूनी अधिकार है या कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो मैं मौलिक अधिकारों को लिखता जा रहा हूँ बच्चों। मौलिक अधिकार में जो सबसे पहला अधिकार होता है वह समानता का अधिकार होता है। समानता का अधिकार 12-13 अनुच्छेद हो चुका है स्पष्ट रूप से।
और इसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। दूसरा है वह स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक मिलता है, अनुच्छेद मिलता है। तीसरा अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 23 में, ऊपर में मैं लिख दिया हूँ अनुच्छेद 23 और 24 में। देखो 23 बहुत आसान है, किसी से हम जबरदस्ती काम नहीं ले सकते हैं, मेहनत नहीं ले सकते हैं, बलात्श्रम से मुक्ति है। और 24 में यह वर्णन दिया गया है कि 14 साल से कम उम्र तक के बच्चों के या 14 या उससे कम उम्र के बच्चों से हम किसी तरह का कोई वर्क नहीं ले सकते हैं या कानूनी अपराध माना जाता है। तो बाल श्रम से मुक्ति और बलात्श्रम की मुक्ति कितना है, 23 और कितना में है, 24 में। इसकी चर्चा मैं आगे भी करूँगा। अभी मूल पॉइंट पर आ जाओ। चौथा जो अधिकार है हम लोग, वह है धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से है। और इसका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है 25 से लेकर कहाँ तक है, 28 तक है, 25 से कहाँ तक, 28 तक। और इसके बाद है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 29 और कितना में, 30 में। और जो छठा अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसका अनुच्छेद है, अनुच्छेद कितना में, 32 में। जानते हो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। भारतीय संविधान का आत्मा अगर कोई पूछे तो आपको बता देना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का क्या कहा है, आत्मा कहा है। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का क्या कहा था, आत्मा कहा है। मैं सारी चीज़ों पर बहुत ही विस्तार से वर्णन करता जाऊंगा। अभी आप मौलिक अधिकार का एक जो समान रेखांकन होता है वह मैं देने का प्रयास किया हूँ। बहुत आराम से आप अनुच्छेद याद कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों की संख्या में कितना बताया हूँ बच्चों, कितने पर लेकर ला के छोड़ा हूँ, 6 है, याद रह जाएगा। 7वां संपत्ति का अधिकार जो था मैं बोल चुका हूँ कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, 44वें संविधान संशोधन द्वारा कितना में, 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद कितना में सम्मिलित कर दिया गया है, 300 क में सम्मिलित कर दिया गया है। और यह है केवल अब कानूनन अधिकार है, या यह कैसा अधिकार है, वैधानिक अधिकार रह गया है। देखो संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में था, याद रखना पहले, इसीलिए मैं 31 का उल्लेख ही नहीं कर रहा हूँ। पहले अनुच्छेद कितना में था, 31 में था। तो अब याद रखना 44वां संविधान संशोधन हमेशा डालेगा। 1978 अनुच्छेद कितना में रखा गया है, 300 का में रखा गया है। और अगर कभी पूछ दे कि 44वां संविधान संशोधन के समय किसका सरकार था या भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नोट करना इसको, उस समय भारत में पहली बार जनता दल की सरकार बनी थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन प्रधानमंत्री थे, मोरारजी कौन थे, देसाई थे। देखिए संपत्ति के अधिकार में मैं एक चर्चा कर देना चाहता हूँ। जैसे कल के क्लास में मैं टैरिफ के बारे में बता रहा था, तो टैरिफ के बारे में कल क्या मैं बता रहा था कि उसमें एक आया था, जैसे देखो हम उसमें एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर टैरिफ, जैसे थोड़ा सा मैं संपत्ति में बता देना चाहता हूँ कि सर अगर टैरिफ अधिक बढ़ा देता है अमेरिका भारत के सामानों पर तो इसके बाज़ार पर क्या असर पड़ेगा। तो टैरिफ बढ़ाने के कारण एक होता है जीडीपी होता है, क्या होता है, जीडीपी। इसको कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और भारत के पास जो जीडीपी है ना बच्चों, याद रखना लगभग 3.9 ट्रिलियन का है। 1 ट्रिलियन में 10 खरब होता है। कितना ट्रिलियन का है, 9 ट्रिलियन का है। और 25,000 तक आकलन है, 2025 तक हमारा जो है लाने का एक रखा गया है, एक मानक रखा गया है कि हम वहाँ तक लाने का प्रयास करेंगे। एक समझो लक्ष्य रखा गया है 4.19 ट्रिलियन का। जानते हो 3.9 ट्रिलियन जो है यह भारत को जीडीपी के अनुसार भारत संपत्ति के मामले में पूरे वर्ल्ड का
5वां अर्थव्यवस्था बन गया है। पूरे वर्ल्ड का जो सबसे पहला अर्थव्यवस्था है, वह सबसे पहला अर्थव्यवस्था कौन है? बोलते जाओ तो अमेरिका, दूसरा चीन, गुड, तीसरा बोलते जाओ जर्मनी, चौथा जापान, पांचवा भारत। पांचवा क्या है? भारत है। अगर कहीं भारत इतना इकोनॉमिक ले लाता है, जापान का लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास है, अगर इतना ले आता है तो 2025 में ले लाता है, तब भारत वर्ल्ड की कीमा अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। भारत वर्ल्ड की कौन अवस्था में शामिल हो जाएगा? चौथी अर्थव्यवस्था में भारत शामिल हो जाएगा। देखिए, मैं कल बार बार चर्चा कर रहा था कि अमेरिका आखिर भारत से इतना चिढ़ता क्यों है, इतना चिढ़ा हुआ क्यों? तो कारण बताए थे, पेट्रोलियम और उसका दूध उत्पादन को भारत में नहीं बेचा जाना है ना। अब एक सवाल आता है कि देखो, भारत की एक संस्कृति रही है, अति सर्वत्र बज्जते, कोई अगर अति करता है तो उसका अंत होता है। और इतिहास गवाह होता है कि भारत के साथ जिसने भी अति करने का प्रयास किया है, बहुत बड़ा अंतर भारत के जीडीपी पे नहीं पड़ने जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का यह आकलन है कि पहले जीडीपी में जब वो 25% के आसपास टैक्स ले रहा था तो जीडीपी की दर में 0.5% की गिरावट आ रही थी। अगर 25% और बढ़ा दिया जाए तो बहुत बड़ा कोई तूफान नहीं आ जाएगा, बहुत बड़ा बमंडर नहीं आ जाएगा। भारत की अवस्था पर बस थोड़ा सा 0.5% बढ़कर यानी 1% तक जीडीपी पर असर पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा टैरिफ का, ये मत सोचिएगा। अब थोड़ी सी बात है कि कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से क्यों हटाया गया? यह तर्क जानना तुम लोग। देखो, संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार का मतलब क्या बताए हैं? देखिए, मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, संविधान ने दिया है, किसी की बपौती नहीं है, किसी का एहसान नहीं है। कोई हम पर मौलिक अधिकार देकर हम पर एहसान नहीं कर रहा है। मौलिक अधिकार हमेशा हमें अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास करता है, हमें उसके प्रति जागरूक रहने का प्रयास करता है। एक आदमी के सर्वांगीण विकास में मौलिक अधिकार जरूरी होता है। तो संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार था तो देश के डेवलपमेंट के कार्यों में कभी कभी बाधा पड़ जाता था। मान लिया कि रोड बन रहा है, तो रोड बन रहा है, किसी आदमी का खेत बीच में पड़ रहा है, तो इसके खिलाफ न्यायालय में जाता था, तो मौलिक अधिकार के चलते वह रोड नहीं बन पाता था। तो सरकार ने, मोरारजी देसाई ने यह देखा, या उसकी सरकार ने यह देखा कि चूंकि यह राज्य देश के विकास में बाधक हो रहा है, इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसे कानूनन अधिकार बना दिया गया। जैसे कुछ दिन पहले रोड बनता है, फोन नहीं तो गाँव के गाँव ढह जाता है ना, हमारा खेत, बस कानूनन अधिकार है कि हमको खेत का मुआवजा देगा। अब मुझे यह अधिकार नहीं रहेगा कि मैं इसके खिलाफ जाकर न्यायालय में जाके याचिका दायर करूंगा या इसके खिलाफ न्यायालय में जाऊंगा। तो मौलिक अधिकार का सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि याद रखना कि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होता है। अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो इसके खिलाफ वो कहाँ का शरण ले सकता है? न्यायालय की शरण ले सकता है। और जो हमारा संविधान है उसका अभिभावक जो है, उसका जो संरक्षक है, वह सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेता है और उस व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है या उस व्यक्ति की संविधान की रक्षा करता है। कल मैं इस पर आगे का क्लास लूँगा। जय।